अच्युत, और कोई रिकॉर्डिंग करना चाहता है? आकांक्षा, और कोई है जो इच्छुक हो रिकॉर्डिंग का? नहीं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से हमारी कथा। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम में देखो, अभी तक हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम में एक तो ये बताया था क्वेश्चन, ड्रॉ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम फॉर दिस। अब अगेन वही जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसी को लिख रहा हूं मैं ना क्वेश्चन की फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम फॉर, क्या था? CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है ना। अब देखो कैसे हम लोग करेंगे, करना कैसे है। ऐसा है ना, ऐसा होगा। अब ऐसा मान लो कि जो मेरा स्क्रीन का जो प्लेन है उसको XY प्लेन एज्यूम कर लो, और स्क्रीन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो Z एक्सिस एज्यूम कर लो। स्क्रीन वाले प्लेन को XY प्लेन तुम एज्यूम कर लो। हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और ये राइट मोस्ट वाले का, मिडिल वाले कार्बन का sp। sp है ना। अब देखो सपोज करें, है ना, ऐसा मान ले, कहां पर बनाऊं, यहाँ पर बना देता हूँ। तो ये इस कैसे एक्स पता चलता है क्या पता चलता है? कि sp2 किसका होगा और sp किसका होगा? कैसे, क्या स्ट्रक्चर बना दिया? जैसे मैंने तुम्हें निकाल बताया वैसे निकाल लो। सौरभ यादव कौन है? हाँ, अपनी क्लास में है कोई जिसका यादव सरनेम हो? गरिमा है। गरिमा है, ठीक है। गरिमा ऑलरेडी तो नहीं है, चलिए। हाँ, ये कैसे पता चलता है? मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, अब इसमें क्या बताऊं यार, हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चला? कैसे क्वेश्चन कर लिया तुमने? समझ गया। समझ गए। अब देखो मान लो स्क्रीन वाला प्लेन XY प्लेन है, उसमें ये तो X एक्सिस है, ये वाली Y एक्सिस है, और स्क्रीन के परपेंडिकुलर मेरा एक्सिस जो है वो Z एक्सिस है। अब देखो ये X एक्सिस के डायरेक्शन में लीनियर है बीच वाला कार्बन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन SPX बोल दूं कि P में PX वाला यूज हुआ होगा। हाँ सर। अब देखो ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगुलर प्लेनर है, यहाँ से ये सेम ऐसा ही ये भी ट्राइंगुलर प्लेनर है ना। मान लीजिए कि जो ये वाला ट्राइंगल है ना वो किसमें, NXY प्लेन। मान लो, मानने में क्या जाता है, अगर ये XY प्लेन में होगा तो इसका SPX और PY यूज होगा। बोलो। यस हाँ सर। सर। ठीक है, इतना हमें समझ आता है। अब देखो मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा, है ना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम। बीच वाले कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन, तो बीच वाला कार्बन ऐसे बनेगा। ये बीच वाले कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन से दो लोग बन गए, साइड वाले कार्बन से ऐसा, और ये इधर से ऐसा। ठीक है, अभी एक लोब यहाँ, 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 एक लोब यहाँ। तो देखो ये बीच वाले कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ना, वो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सॉरी, वो ये वाले हैं। बीच वाले कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा, वो दोनों दिख गए। यस सर। ये साइड में हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे, वो ये रहे। ठीक है, अब आती है पाई बॉन्ड की कथा।
पाई बॉन्ड देखो, राइट मोस्ट वाला कार्बन, उसका कौन सा पी खाली है? राइट मोस्ट वाले कार्बन का कौन सा पी खाली? पी वाई खाली थोड़ी है, पी जेड खाली है। राइट मोस्ट वाले का पी जेड खाली है, बोलो। हाँ सर। तो इसका पी जेड बीच वाले कार्बन के पी जेड के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। इसका पी जेड बीच वाले कार्बन के पी जेड के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेगा, एक पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखो, अब जो बीच वाला कार्बन है उसके पास कौन सा पी खाली बच गया है? पी वाई। पी वाई खाली बच गया, क्योंकि पी एक्स तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया था, पी जेड ने पाई बॉन्ड बना लिया। अब उसका जो खाली बच गया वो पी वाई है, उसका जो खाली बच गया वो पी वाई है, इसका पी वाई खाली बच गया। अब बीच वाला कार्बन लेफ्ट वाले कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, तो लेफ्ट वाले कार्बन को अपना कौन सा पी देना पड़ेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए? पीजेड। पी वाई ही देना पड़ेगा, सॉरी, पी वाई ही देना पड़ेगा ना। हाँ सर। अदरवाइज तो इसके पी वाई के साथ अगर बॉन्ड बनाना है पाई, तो पी वाई के साथ पी वाई ही देना पड़ेगा। अगर ये पी वाई है तो इसको भी पी वाई ही देना पड़ेगा। अब देखो, लेफ्ट मोस्ट वाले कार्बन का पी वाई पाई बॉन्ड में चला गया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन बचा? s, px और px और pz। तो ये ट्राइंगल कौन से प्लेन में है? zx। xz प्लेन है ना। ये ट्राइंगल किस में है? ट्राइंगल इन xz प्लेन। तो देखो, यहां से हम बोलते हैं कि जो दोनों टर्मिनल वाले हाइड्रोजन है वो एक प्लेन में नहीं है। जो राइट टर्मिनल वाले है वो xy प्लेन में है, जो लेफ्ट टर्मिनल वाले है वो xz प्लेन में है, परपेंडिकुलर प्लेन में है दोनों। मतलब जो मेरा स्ट्रक्चर है, भले ही हाइब्रिडाइजेशन सभी में sp2 sp और sp है, बट जो मेरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है क्या है? प्लेनर है क्या? नहीं है ना प्लेनर, समझ रहे हो? हाँ सर। सर एक बार फिर से। एक सेकंड रुकिए ना, मैं तुम्हें एक बार, अगर मेरे को अच्छा इमेज मिल जाता तो इमेज की हेल्प से मैं बताऊंगा तो और क्लियर होगा। एक सेकंड रुकिए। मिल गया इमेज। एक बार रुकिए, मैं इमेज ऐड कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ, अच्छा, जिसको बताना है, जिसने पूछा है उसको क्या बताओ, मतलब किस चीज में डाउट है बताओ, जल्दी बोलो। मतलब क्या समझ नहीं आया, वहीं से मैं एक्सप्लेन सर कर। बस एक बार डायग्राम देखो, एक्चुअल में हमने क्या करा, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लिया। सर स्ट्रक्चर कैसे बना वो मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में बनाना। स्ट्रक्चर हमने इसका बना लिया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने क्या करा, हाइब्रिडाइजेशन निकाले हर कार्बन के। तो राइट वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? राइट वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, बीच वाले कार्बन का sp और लेफ्ट वाले का भी sp2। इतनी बात समझ आती है? यस सर। ठीक है। एक रुकिए। अब ये कुछ ऐसा इमेज है ना, देखो इसका जो इमेज है ना, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। अब समझ में आया? इमेजिन कर पा रहे हो कैसा होगा? यस सर। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, दो बॉन्ड है ना। देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, फिर एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसको मैं वैसे ही बना देता हूँ ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे क्या है इसमें, इसमें कुछ ऐसा है कि ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। फिर देखो ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये वाले हाइड्रोजन दिख रहा है, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग प्लेन में है। हाँ सर। तो वही चीज को हमने सर हाइब्रिडाइजेशन से समझ गया। एक्सप्लेन किया है। हाइब्रिडाइजेशन से उसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है। क्लियर हुआ कि जो एक ट्राइंगल है वो तो एक्जेड प्लेन में है और एक मेरा एक्स वाई प्लेन में है, ऐसा होगा।
क्लियर है? चलिए यस सर। हम लोग क्वेश्चन का एक और टाइप देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का एक और टाइप देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट टाइप है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं रेजोनेंस के टेस्ट पेपर्स में भी और जेई मेंस वगैरह में भी, है ना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। अच्छा मैंने तुम्हें वो तो बता दिया ना कि हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का आइडिया तो दे दिया मैंने तुम्हें। यस सर। ठीक है, अब पहला है इसमें SO3, सेकंड है इसमें ClO4 माइनस, थर्ड है इसमें CO2, है ना। अब देखो मैं करके बताता हूं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट को बताता हूँ ना। फर्स्ट मान लीजिए SO3 है, तो जो SO3 का स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो ऐसा दिखेगा तुम्हें, चाहे तुम बना के देख लेना। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखिए सल्फर का, तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp2, है ना। हमें क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सल्फर का। सल्फर टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 बॉन्ड। सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में? एक भी नहीं। क्या? अरे 6 बॉन्ड बना रहा है तो सल्फर के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। 6 होने चाहिए। बताया है तुम्हें यार, तुम लोग ऐसे कैसे कर रहे हो, मतलब कैसे काम चलेगा ऐसे करोगे तो। एक सेकंड रुकिए। सेक्शन ये देखो ना, लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये देखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन इक्वल टू 4। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल रिक्वायर्ड वो भी कितना है, 4 है। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने बॉन्ड बनाता है उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें? 6। 6। अब देखो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p4 3d0। आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन जो ग्राउंड स्टेट में कैसा दिखता है, 3s2 3p4 3d0, है ना। अब एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ इसको, और हमें कितना एक्साइट करवाना है, हमें उतना एक्साइट करवाना है जिससे 6 नंबर में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा, 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन को और भेज दिया तो ऐसे हो गए। क्या देखो 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहे हैं? हाँ सर। ये S है हमारा, ये P है हमारा, ये D है हमारा। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? अरे SO3 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 3 तीन सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 3 3। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड तो किससे बनेंगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक S और 2 P। इससे क्या बना, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, बोलो। और बचे हुए ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, 3 पाई बॉन्ड्स। क्लियर है? पहले वाले जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पहले सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो एक S और 2 P, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन था उससे 3 सिग्मा बॉन्ड, आगे वाले 3 से हमारे 3 पाई बॉन्ड बन गए। इतना क्लियर है? यस हाँ सर। सर। अब हमेशा जो सल्फर है वो या तो एक बार P देगा और 2 बार D देगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। सल्फर की तरफ से देखो एक बार तो P आएगा और 2 बार D आएंगे, है ना। सल्फर एक बार तो अपना P ऑर्बिटल दे रहा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए और 2 बार D दे रहा है। अब देखो ऑक्सीजन के पास से क्या आएगा, S ऑर्बिटल से कभी पाई बॉन्ड बनता है? नहीं सर। नहीं। अब P और D में देखना है ऑक्सीजन की तरफ से क्या आएगा। ऑक्सीजन को हमेशा P ही देना पड़ेगा, ऑक्सीजन D नहीं दे सकता। क्यों? सेकंड पीरियड कह रहे हैं।
हाँ, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो कभी डी दे ही नहीं सकता, मतलब ऑक्सीजन की तरफ से हमेशा पी आएगा पाई बॉन्ड बनाने की। ठीक है, तो हम बोलेंगे देखो जो एक पाई बॉन्ड है वो तो कौन सा है, पी पाई, और दो पाई बॉन्ड कौन से हैं, पी पाई डी पाई। तो ये टाइप ऑफ पाई बॉन्ड यही है कि टोटल 3 पाई बॉन्ड बन रहे थे, एक पी पाई से बन रहा था, पी और पी की ओवरलैपिंग से, और दो पी और डी की ओवरलैपिंग से बने। तुम चाहो तो ऑक्सीजन को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। कैसे, ऑक्सीजन देखो क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 2s2 2p4, 2s2 2p4। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है एक ऑक्सीजन, बोलो। 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक से सिग्मा बना लेगा, एक से पाई बना लेगा, तो ऑक्सीजन की तरफ से हमेशा पी ही जाएगा। तो टाइप ऑफ पाई बॉन्ड निकालना समझे, कैसे निकाला मैंने। हाँ सर। यस सर। तो हम टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, देखो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुमसे पूछेगा कि बताओ इसमें कितने पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड है, कितने पी पाई है, कितने डी पाई है, तो हमें ये करना आना चाहिए। अब सेकंड और थर्ड तुम खुद से करो, स्ट्रक्चर बना के दे देता हूं। सेकंड वाला ऐसा होगा, और थर्ड वाला CO2 का तो खैर तुम बना ही लोगे स्ट्रक्चर। तो इनमें बताओ पी पाई डी पाई कैसे दिखेंगे, बताओ मुझे, जल्दी से करके बताओ। तुम चाहो तो मेथड को देख सकते हो एक बार और, ताकि इसको देख देख के बता दो। सर। हम्म, सर 3 पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। तीनों ही पी पाई डी पाई होंगे, sp3, यस ठीक है। सर वो थर्ड स्ट्रक्चर क्या था? CO2। सर CO2 में 2 पी पाई बॉन्ड। ठीक है, बाकी लोग भी करो।
सर बोलो। सर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनका साइन क्या होता है? उनका साइन क्या होता है? देखो एस सच तो हम लोग ऐसे कोई साइन डिफाइन नहीं करते, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मतलब पहली चीज तो क्या है कि साइन हम लोग इसलिए डिफाइन करते हैं कि हम बॉन्डिंग में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग दे पाए, है ना। अब दूसरी चीज क्या है कि जो साइन की जो हमने बात करी है ना, वो हमने वीबीटी के अंदर करी है कि भाई अगर सेम साइन ओवरलैप होंगे तो बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब हमारी क्या थ्योरीज अलग अलग है, बच्चे क्या करते हैं मोस्टली थ्योरीज को मिक्स करते हैं। वीबीटी के अंदर हमने साइन की बात करी, हाइब्रिडाइजेशन में हमने कोई साइन की बात नहीं करी। ठीक है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, पूरा रिमूव स्पॉटलाइट। अच्छा, मैंने रिमूव स्पॉटलाइट किया तो कुछ हुआ क्या? बताओ। नहीं सर। कुछ भी नहीं हुआ। एक बार स्टॉप शेयरिंग है, वापस शेयर। ठीक है, तो रिमूव स्पॉटलाइट से कुछ हुआ नहीं क्या? अब तक तो कुछ नहीं हुआ सर। नहीं सर। और वो वीडियो के लिए होता है। किसके लिए होता है? वीडियो के लिए, आपको जिसका वीडियो पिन करके रखना है और सबको भी अगर वही वीडियो दिखाना है तो स्पॉटलाइट पे डाल सकते। मतलब सबको भी वही वीडियो दिखाना है? पता नहीं है मेरे को तो। कैमरा जिसका ऑन वो बोलता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं। हाँ। अब देखो इसमें, देखो मैं डायरेक्टली कैसे बता सकता हूँ, डायरेक्टली भी बता सकता हूँ। अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। बोलो, हाँ क्लोरीन का सर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। देखो मैं डायरेक्ट कैसे करता हूँ, ध्यान से सुनो। क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो क्लोरीन के s और तीनों पी किसमें चले गए? s सिग्मा और तीनों बॉन्ड में। पी सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड बनाने में चले गए। तो अब इसके पास कौन बचा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए? डी ऑर्बिट। सिर्फ डी बचा है, क्योंकि एस और तीनों पी तो सिग्मा बॉन्ड में चले गए, और ऑक्सीजन तो बेचारा सेकंड पीरियड का, उसके पास हमेशा क्या होता है? पी। तो जो तीनों पाई बॉन्ड है वो कौन से हैं? पी पाई डी पाई। समझे या नहीं समझे? यस सर, समझे। अगर तुम चाहो तो जैसा मैंने पहले वाले मेथड से किया ऐसे भी कर सकते हो, बट हमें हर तरह का काम करना आना चाहिए। अब देखो अगेन, अब जैसे मैंने थर्ड वाला लिया था CO2। अब CO2 में क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, बेचारा कार्बन भी सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का, मतलब हमेशा क्या होंगे? दोनों पाई बॉन्ड। पी पाए, क्योंकि डी की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कार्बन भी सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का, इसलिए। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। चलिए अच्छी बात है, अगर समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस समझ में आया टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस सर। चलो, अब हम लोग नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ कंपोजिट हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है कंपोजिट हाइब्रिडाइजेशन? देखो, कंपोजिट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं मैं, क्या पॉइंट वाइज लिखूंगा थ्योरी को। पॉइंट नंबर 1, हम बोलते हैं sp3d एंड sp3d3 आर composite hybridization. In these cases, energy and shapes of all hybrid orbitals are not same. In fact, both of them
contain two type of hybrid orbitals। देखो हम लोगों ने अभी तक क्या बोला है कि जैसे मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं सब सेम एनर्जी और शेप के होते हैं। sp2 है तो सब सेम एनर्जी शेप के हैं। sp3 है तो सभी सेम एनर्जी और शेप के हैं। sp3d2 है तो सभी सेम एनर्जी और शेप के हैं। बट sp3d3 और sp3d में ऐसा नहीं होता, उसमें दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन केस होते हैं, दो टाइप होता है। कैसे? sp3d3 में दो हाइब्रिडाइजेशन का मिक्सचर है, किसका? sp2 प्लस pd का। ऐसे ही sp3d3 भी क्या है? दो हाइब्रिडाइजेशन का मिक्सचर है, किसका? sp2d2 प्लस pd का। तो इसमें क्या होंगे? दो टाइप की शेप और दो टाइप की एनर्जी बनेगी। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें हम लोग बोलते हैं जो पहला वाला है वो मोर स्टेबल है, मतलब दोनों के लिए ही। ये sp2 और pd में कौन स्टेबल है? sp2। sp2d2 और pd में कौन स्टेबल है? sp2d2। ठीक है। और pd वाला क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। ये हमें ये बात ध्यान रखनी है। इतना पॉइंट क्लियर है? यस सर। दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बने होते हैं sp3d और sp3d3। और इसमें जो मोर स्टेबल है उसको भी ध्यान रखें, जो लेस स्टेबल है उसको भी ध्यान रखें, है ना। चलिए अब सेकंड पॉइंट क्या है मेरा? सेकंड पॉइंट को ध्यान से समझे, उस पर इंपॉर्टेंट मार्क भी कर देता हूं मैं। सेकंड पॉइंट क्या है? इन sp3d hybridization, in sp3d hybridization two types of location exist। याद है तुम्हें sp3d में दो टाइप की लोकेशन थी, कौन कौन सी? इक्वेटोरियल और एक्सियल। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी थी? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ठीक है। फिर आगे हम लोग लिखते हैं क्या? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट के आगे फुल स्टॉप लगा के इसी में आगे लिखते हैं वही बात जो पहले भी मैंने बताई है। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जो मेरे एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर और वीकर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। इतनी बात क्लियर है सभी को? ये मैंने बताया था पहले भी। हाँ सर। यस सर। यस सर। ये मेरी शेप होती है ना। ये क्या था? ये मेरा था ट्राइंगल जिसमें एक्सियल जो इक्वेटोरियल पोजीशन में थे तीन बॉन्ड, और ऊपर वाला था एक्सियल, है ना। अब देखो हम लोग इनको क्या बोलते हैं? ये एक्सियल पोजीशन है और ये वाली इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब देखो दो पोजीशन है तो दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बने होंगे। तो एक पोजीशन तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से होगी और एक पोजीशन pd हाइब्रिडाइजेशन से होगी। अब देखो तुम गैस करो या थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। मैंने बोला sp2 मतलब मोर स्टेबल, pd मतलब लेस स्टेबल, और बॉन्ड एक्सियल वाला वीक है, इक्वेटोरियल वाला स्ट्रॉन्ग है। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से बना होगा? कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन से बना होगा? इक्वेटोरियल sp2 से। sp2 से। हाँ, इक्वेटोरियल वाला तो बना होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, और एक्सियल वाला बना होगा pd हाइब्रिडाइजेशन से, है ना। पर कोई हमसे पूछेगा टीबीपी में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हम बोलेंगे sp3d, ऐसा। ठीक है। ऑब्वियसली एक्सियल में दो ही बॉन्ड बन रहे इसलिए pd होगा, इक्वेटोरियल में तीन बॉन्ड बन रहे इसलिए sp2 होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं इस pd हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है 0। तो बोलेंगे 0। ऐसे ही इसमें मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, इतनी बात सही है? यस सर। यस। चलिए अब हम लोग
पहला 2 पॉइंट लिख लिए कंपोजिट हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 एक्चुअल में पॉइंट भी है और एक रूल है हमारे पास, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंट्स रूल। बेंट्स रूल क्या होता है? बेंट्स रूल एप्लीकेबल है सिर्फ sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए, है ना। क्या है बेंट रूल? देखो, बेंट रूल का स्टेटमेंट क्या है, पहले तो जो स्टेटमेंट एक्चुअल स्टेटमेंट है वो मैं लिख देता हूं। स्टेटमेंट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, मतलब हम लोग टर्मिनल एटम के लिए बात कर रहे हैं ना। कौन सा एलिमेंट? टर्मिनल एटम, ना कि सेंट्रल एटम। अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेंड्स टू अवॉइड परसेंटेज एज कैरेक्टर। इस बात को ना हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में बहुत जगह काम आएगी। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो परसेंटेज एज कैरेक्टर को अवॉइड करता है, टेंड्स टू अवॉइड परसेंटेज एज कैरेक्टर। अब मुझे बताओ, हमारे पास दो तरह की पोजीशन है, एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है। तो मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर जाना पसंद करेगा? एक्सियल। ऑब्वियसली एक्सियल पोजीशन पे जाना पसंद करेगा, क्योंकि हमारा रूल क्या था? वो परसेंटेज एज कैरेक्टर को अवॉइड करना चाहता है, और परसेंटेज एज कैरेक्टर कहां पर नहीं है? एक्सियल पोजीशन पर। बोलो। यस सर। तो जो बैंड रूल था उस रूल का कंक्लूजन लिख देता हूं मैं। कंक्लूजन क्या है? इन टीबीपी स्ट्रक्चर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी occupies axial position while lone pair occupies इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। अब देखो, लोन पेयर को हमेशा हम इक्वेटोरियल पे ही रखते हैं, पहले भी मैंने तुम्हें बताई थी बात। तो मेरा फंडा क्या है? मेरा फंडा ये है, हमेशा याद रखना, बहुत जगह यूजफुल होगा, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो परसेंटेज एस कैरेक्टर को अवॉइड करते हैं, और जो लोन पेयर होता है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर को अपने पास रखना चाहते हैं, वो अवॉइड नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं कि हमारे पास रखो। उनका एक अफेक्शन होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के लिए, है ना। बट लोन पेयर का अफेक्शन होता है, बट जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अवॉइड करते हैं कि भाई हम नहीं रखेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर को, तुम अपने पास रख लो। बैंड रूल क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, अच्छी बात है। अगर बैंड रूल क्लियर है तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं करने को, वो करके बता दीजिए मेरे को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट इज PF2Cl3, second is PF3Cl2, third is XeO2F2, fourth one is XeO4 2 minus। चारों स्ट्रक्चर बना दिए। डन सर। डन। स्ट्रक्चर भेज मेरे को चारों, मुझे पता है एक तो श्योरली गलत करी होगी।
वैक्सीनेशन शुरू हो गया क्या उधर? बताओ। नहीं सर। इधर तो शुरू हो गया लगभग, ऐसा बोल रहे थे, कर दिया होगा मकर संक्रांति से। ड्राई रन चल रहा है। अच्छा ड्राई रन चल रहा है क्या अभी? बढ़िया है, बढ़िया। 16th को होगा। 16 से होगा, अच्छी बात है। चलो ठीक है, स्ट्रक्चर तो इसने बना दिए हैं, वो गलत सलत बनाए हैं, एक स्ट्रक्चर रॉन्ग है ना। देखो कैसे करना है हमें। पहला स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखो। पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, दोनों सीएल, दोनों एफ कहाँ लेने हैं, एक्सीएल पे, और तीनों सीएल यहाँ पर, ऐसा ही होगा। यस सर। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कोई ऐसा ना करे कि सिमेट्री बनाने के लिए दोनों सीएल एक्सीएल पे ले, नहीं, एक्सीएल पे तो फ्लोरीन ही जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होके हैं वो एक्सीएल पे ही जाएंगे, ठीक है। तो दोनों फ्लोरीन एक्सीएल पे ही जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए। अब जिनॉन वाले में क्या होगा, थर्ड में एक्सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, फ्लोरीन ऊपर फ्लोरीन नीचे और इधर लोन पेयर। फोर्थ वाले में देखो क्या है, फोर्थ वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाले में देखो, मेरा स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर बनाऊंगा, दोनों में से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। दो स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा मैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर लोन पेयर। एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा ये है जिनॉन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और इधर लोन पेयर है ना। बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। बोलो, पहले वाले दिन तो समझ आ ही गए होंगे, लास्ट वाले में बताओ पहला वाला सही है या दूसरा वाला। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर पहला वाला। पहला वाला सही है, कितने लोग बोल रहे हैं फर्स्ट वाला सही है, बताओ कौन कौन बोलता है। अच्छा मैं बता देता हूँ, तुम लॉजिक दे दो, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है। क्या? क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन नेगेटिव से, बताया था पीरियोडिक टेबल में, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाती है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही तो एक्सियल पे जाएगा। हाँ सर। अरे समझ आ रही है या नहीं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चलिए, चलो अब एक और क्वेश्चन करो, है ना। अब है ना, अब मैं क्वेश्चन किसके लिए करवा रहा हूँ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग करवा रहा हूँ, है ना। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ किस किस का, SF6, XeO F4, XeF4, तीनों का स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम्हें बनाने की, वैसे बनाओ, जल्दी से बताओ मेरे को स्ट्रक्चर बना के।
हो गया सर। हो गया क्या? बताइए। हाँ सर। चलिए, हाँ। देखो, मैं बना के बता देता हूँ सभी का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी उसी से बना के बताता हूँ। पहला है SF6, है ना। सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6। तो फ्लोरीन, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड से फ्लोरीन हमेशा कनेक्टेड रहेगा सल्फर के साथ। स्टेरिक नंबर क्या है मेरा? 6+0, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3d2, मतलब स्क्वायर बाय पिरामिडल शेप होगा। उसका शेप कैसा दिखना चाहिए? ऐसा, एफ 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 एफ, एक ऊपर फ्लोरीन एक नीचे फ्लोरीन, ऐसा होगा। सही बनाया मैंने? यस सर। हाँ सर। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड इज XeO F4। जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलो। 8। 8। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट होगा और 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। स्टेरिक नंबर देखें तो 5 बॉन्डेड एटम है प्लस एक लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर 6 से हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, है ना। तो देखो, जिनॉन है। अब स्ट्रक्चर देखो, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, बट हमेशा लोन पेयर, अगर एक लोन पेयर है तो कहीं भी लगा दो, दो लोन पेयर है तो हमेशा 180 डिग्री के एंगल पे ही लगाओ। तो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। थर्ड है हमारे पास, थर्ड इज XeF4। XeF4 क्या होगा? XeF4 इज जिनॉन है, आउटर मोस्ट शेल में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन है मेरे पास। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया? 4 बॉन्डेड एटम 2 लोन पेयर, मतलब sp3d2। 6 है ना ये? ठीक है, तो क्या होगा? जिनॉन, 4 फ्लोरीन। अब दोनों लोन पेयर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाए 180 डिग्री पर। स्ट्रक्चर कैसा हुआ? स्क्वायर प्लेनर। समझे? यस सर। चलिए, अच्छी बात है। अब देखो, हम लोग एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं आज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। वो है क्या? बॉन्ड पैरामीटर्स, लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड के जो भी पैरामीटर्स है उनके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। नई चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या है हमारे बॉन्ड पैरामीटर? बहुत सारे बॉन्ड पैरामीटर है हमारे पास, लाइक बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल मेजर है। हमें जनरली बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इनको कंपेयर करने के लिए दिया जाता है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल हमारे लिए मेजर है ना। तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारे बहुत सारे बॉन्ड पैरामीटर हमारे पास है। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ। अब देखो, जो हमारा बॉन्ड पैरामीटर, उसमें जो बॉन्ड लेंथ वाला पैरामीटर है, कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला फैक्टर जो उसको अफेक्ट करता है, उसको मैं ए नाम दे देता हूं। क्या? साइज ऑफ एटम। ऑब्वियसली एटम के साइज से बॉन्ड लेंथ तो चेंज होगा ही ना। होगा या नहीं होगा? होगा बोलो। सर। इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं, एप्लीकेबल इन ए ग्रुप, है ना। ये ग्रुप में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, एप्लीकेबल इन अ ग्रुप। साइज ऑफ एटम, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ एटम से कैसे प्रोपोर्शनल होगा? ये जितना ज्यादा साइज है उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ। बोलो। हाँ सर। तो हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम।
जैसे सपोज करो मैं तुमसे पूछूं कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बताना, HF, HCl, HBr और HI, कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? HI। HI का सबसे ज्यादा है, मतलब ऐसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है क्योंकि हाइड्रोजन का साइज तो देखो सेम है। मैं देखो ऐसे भी समझा सकता हूँ, जैसे सभी में देखो हाइड्रोजन का साइज तो सेम है, हाइड्रोजन मान लीजिए ऐसे मैंने बना दी है ना, बट जो दूसरा वाला है उसका साइज बढ़ रहा है ना। लाइक मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्लोरीन थोड़ा छोटा है, फ्लोरीन थोड़ा छोटा है, क्लोरीन उससे थोड़ा बड़ा हुआ, ब्रोमीन उससे थोड़ा बड़ा हुआ, आयोडीन सबसे बड़ा हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें साइज ऑफ एटम में, अगर हम लोग देखें तो देखो ये बॉन्ड लेंथ इतना होगा, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा हुआ, ये बॉन्ड लेंथ और ज्यादा हुआ, ये वाला बॉन्ड लेंथ और ज्यादा हो गया। साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है। यस ऐसे ही सर। मान लो मैं तुमसे पूछूं एक और एग्जांपल, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन में बॉन्ड लेंथ का साइज क्या होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा। समझ रहे हो ये बात? हाँ यस सर। सर। यस सर। चलिए फैक्टर नंबर बी, साइज ऑफ एटम तो बॉन्ड लेंथ को फर्क डालेगा डालेगा, एक और फैक्टर बोलते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन बॉन्डेड एटम, ब्रैकेट में लिख देता हूं एप्लीकेबल अक्रॉस द पीरियड, है ना। हम लोग यहां पर लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, कि जितना ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। क्यों? ब्रैकेट में लिख रहा हूं ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, है ना। लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड देख रहे हैं। लाइक जैसे मान लो ऐसा है, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ, वैलेंसी फ्री है ना, ये बॉन्ड नहीं बना रहे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ और फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ। तो इन सभी में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन का है, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर है तो ज्यादा रिपल्शन होगा। तो हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ ऐसा है, ऐसा इंक्रीज कर रहा है बॉन्ड लेंथ। समझ में आई बात? यस सर। चलो अब यस मैं ना सर। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज करो तुमसे कोई ऐसा बोले कि एक तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक यहाँ पर फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। बताओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसमें होगा सबसे ज्यादा? फ्लोरीन हाइड्रोजन। बताओ। HF। फ्लोरीन हाइड्रोजन। फ्लोरीन हाइड्रोजन नहीं नहीं नहीं, आंसर तुम्हारा रॉन्ग है। जो मेरा बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा वो कार्बन, ऐसा होगा ऑर्डर। कोई मुझे बताएगा लॉजिक क्या है, क्यों हुआ ऐसा? देखो मेरी बात ध्यान से समझो, मिसकंसेप्शन यहाँ पर होता है बच्चों को। मैंने लिखा नंबर ऑफ लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, उसके नीचे लिखा है ब्रैकेट में लोन पेयर रिपल्शन, मतलब एक एटम का लोन पेयर दूसरे एटम के लोन पेयर को रिपेल कर रहा है। फ्लोरीन के ही आपस में रिपेल नहीं कर रहे, एक फ्लोरीन का दूसरे फ्लोरीन को रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे फ्लोरीन के पास लोन पेयर तो है, बट रिपेल करेगा किसको ये तो बताओ। किसी को करेगा क्या रिपेल? रिपेल करने के लिए सामने लोन पेयर होना भी तो चाहिए। हाइड्रोजन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, बोलो। तो मैंने ऑर्डर उल्टा लिख दिया। अब इसको बताओ ऐसे क्यों लिख दिया? अरे ऐसा इसलिए लिख दिया ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये तो इनके एटॉमिक साइज है ना, अब उसी से तो देखेंगे साइज से, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन का फंडा तो खत्म हो गया। कार्बन बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज तो कॉमन है।
तो वैसा ही होगा जैसे ऊपर करा था, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन में, वैसा ही। समझे बात को? यस सर। तो दो एटम के बीच में अक्रॉस द पीरियड हम लोग देख रहे हैं, तो दोनों पे लोन पेयर होने चाहिए, तभी रिपल्शन काउंट किया जाएगा। फैक्टर नंबर सी जो अफेक्ट करेगा बॉन्ड लेंथ को, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है। बॉन्ड ऑर्डर है ना। अब इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये तो तुम पढ़ते आए हो। यस सर। अब इसमें ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं क्या, एप्लीकेबल ओनली व्हेन bonded atoms are same, applicable only when bonded atoms are same। जब bonded atom same होंगे तभी ये applicable होगा। Like मैं तुमसे पूछूं, दो एटम है, उनके बीच में एक बार ट्रिपल बॉन्ड है, एक बार उनके बीच में डबल बॉन्ड है, एक बार उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, ये हमें पता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा बॉन्ड लेंथ का, क्योंकि बॉन्डेड एटम सेम थे, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरा बॉन्ड लेंथ। बट अगर मैं तुमसे पूछूं, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, सी और डी के बीच में डबल बॉन्ड है, और ई और एफ दो एटम उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, अब कोई मुझे बोले बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, क्या बोलेंगे? वी कांट डिटरमाइन। हाँ, तो हम बोलेंगे हम नहीं बता सकते भाई, हम बोलेंगे वी कैन नॉट डिटरमाइन थॉरोटिकली, है ना। बॉन्डेड एटम सेम होगा तभी ये फंडा लगाएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आई बात? यस सर। चलो नेक्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर, जिसको मैं डी लिख के लिख रहा हूं, क्या, परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर से? अच्छा, इसको याद रखने का तरीका क्या है, मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे सोचो। हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन से मिलकर बना होता है, sp2 और pd। sp2 मतलब वो ट्राइंगल वाले प्लेन में, मतलब इक्वेटोरियल पर, और pd मतलब एक्सियल। परसेंटेज एस कैरेक्टर कहां ज्यादा था? इक्वेटोरियल पे। एक्सियल पे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 था। तो जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा था वहां पर बॉन्ड लेंथ कम थी या ज्यादा थी? ज्यादा थी। नहीं, परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वेटोरियल पे ज्यादा था ना, और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ तो छोटा होता है एक्सियल के कंपैरिजन में। बोलो। यस सर। तो हम बोलते हैं कि जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा था वहां पर बॉन्ड लेंथ छोटी थी, तो हम ऐसा बोल देंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये मैंने तुम्हें याद रखने का मेथड बताया है कि इस चीज को हम लोग लंबे टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं, तो उससे सोचो, वैसा सोचो। परसेंटेज एस कैरेक्टर इक्वेटोरियल में ज्यादा था और इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ छोटा है, इसलिए परसेंटेज एस कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें भी हमारे पास देखो फंडा है, क्या, कब लगाएंगे ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं आंख बंद करके कभी भी लगा दिया, ऐसा नहीं होता। हम बोलेंगे एप्लीकेबल व्हेन bonded atoms are same, bonded atom भी सेम हो, एंड बॉन्ड, पूरा लिख देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो सेम। हम लोग तभी ये लगाएंगे जब बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो और बॉन्डेड एटम भी सेम हो। तो कोई बच्चा बोलेगा सर बॉन्डेड एटम भी सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, फिर तो बॉन्ड लेंथ सेम ही हो गया ना। अभी किसी के मन में ऐसा आ रहा होगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सेम थे मतलब परसेंटेज कैरेक्टर सेम था, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। एग्जाम्पल 1 है ना, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये समझ नहीं आता बच्चों को पर इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। एस है, एस के ऊपर लोन पेयर है और डबल बॉन्ड हो, ये SO2 है। यहाँ पर एस है, एस के ऊपर ऐसा है। अब यहाँ पर पूछा है तुम्हें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है किसका, बॉन्ड लेंथ का। कौन सी बॉन्ड लेंथ, सल्फर एंड ऑक्सीजन बॉन्ड की। सल्फर एंड ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है तुम्हें। क्या दोनों सल्फर एकदम सेम है, नहीं है एकदम सेम, है ना। एक डबल बॉन्ड 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, एक 2 के साथ है और एक के पास एक लोन पेयर है। देखो बहुत बहुत माइनर कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों को कभी समझ नहीं आता, बट हम समझ के रहेंगे कैसे। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो, यहाँ पर एस और ओ की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एप्लीकेबल व्हेन बॉन्डेड एटम सेम है, क्या बॉन्डेड एटम सेम है, एस और एस और दोनों ही मॉलिक्यूल में, बोलो। यस सर। क्या दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, दोनों में डबल 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 बॉन्ड है हमेशा। अब देखो, अब इसमें जो सल्फर है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इस वाली सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोलो। sp2। sp2। देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही एक बात बताई थी, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनको परसेंटेज एस कैरेक्टर पसंद नहीं आता, और जो लोन पेयर होते हैं उनका एक अफेक्शन होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो एक सल्फर के पास लोन पेयर है, एक के पास नहीं है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या लेके चला जाएगा, इस सल्फर के परसेंटेज एस कैरेक्टर को लेके चला जाएगा और अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसको परसेंटेज एस कैरेक्टर पसंद है। ऐसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, बोलो। हाँ सर। और इसके पास देखो, दोनों के पास दो दो ऑक्सीजन तो कॉमन है, जो डिफरेंस है वो एक लोन पेयर में है और दूसरे के पास एक डबल बॉन्ड ओ है। दोनों के पास दो ऑक्सीजन तो कॉमन है, डिफरेंस किसमें, एक के पास लोन पेयर है और एक के पास डबल बॉन्ड ओ है। तो ऑक्सीजन और सल्फर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने पास से परसेंटेज एस कैरेक्टर को किसको देगा, सल्फर को देगा, मतलब अपने पास से परसेंटेज एस कैरेक्टर को कम करेगा, हाँ सर। क्योंकि वो तो अवॉइड करना चाहता है परसेंटेज एस कैरेक्टर को, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हम लोग बात करें इस सल्फर के परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में, और हम लोग बात करें इस सल्फर के परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में। दोनों में से कौन से सल्फर के पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, दूसरा। दूसरे वाले के पास। यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, सॉरी सॉरी कम है, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। देखो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट परसेंटेज एस कैरेक्टर SO3 वाले के पास ज्यादा है। तो S और O बॉन्ड की बात करूं तो SO2 में SO बॉन्ड ज्यादा होगी, SO3 में कम होगी, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेप्ट समझ आया, हाँ सर। यस सर। देखो इसका है ना एक ऑल्टरनेट मेथड भी है हमारे पास, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है कि सर हाँ ये बहुत अच्छा मेथड है, यही सिखाओ हमें तो। बट वो मैं सिखाऊंगा तो सही, बट तुम्हें ये भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हमको सारे हथियार चलाने आने चाहिए, है ना। क्या पता कब कौन सा हथियार निकल के चलाने की जरूरत पड़ जाए, तो हमें सारे हथियार चलाने आने चाहिए। अभी मैं इसका एक ऑल्टरनेट मेथड बताऊंगा, उसमें देखना तुम सारे लोग एग्री कर जाओगे, हाँ सर ये वाला बहुत मस्त है। तो वो बताने से पहले एक एग्जांपल और कर देते हैं, एग्जांपल 2 तुम करके बताओ मेरे को। क्या, एक स्ट्रक्चर है CH4, एक है CH3F, एक है CH2F2 एंड द लास्ट वन इज CH3F। कुछ गड़बड़ करी मैंने, हाँ CHF3। हमें क्या बताना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये बताना है, ऑर्डर है ना। स्ट्रक्चर में मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए, वैसे तो तुम बना ही सकते हो बट ठीक है फिर भी।
सर बॉन्डेड एटम तो सेम होना चाहिए ना। सेम ही तो है, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो पूछा है, सभी में तो कार्बन हाइड्रोजन सब में सेम है। जिसकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हैं ना, उनके बॉन्डेड एटम सेम होने चाहिए। क्या हो गया भाई? कार्बन हाइड्रोजन में कंपेयर करें तो सभी में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम है, वो सेम ही है। सर डिक्रीजिंग है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजिंग है, क्यों? क्यों है डिक्रीजिंग? परसेंटेज एस कैरेक्टर सर बढ़ते जा रहा है। अरे वो तो ठीक है, वो तो मैंने तुम्हें बताया, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तभी ऐसा हुआ होगा। परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ क्यों रहा है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना एफ, तो वो अपने एस परसेंटेज नहीं रखेगा। हाँ देखो, यहाँ पर कुछ परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर एक बार इंक्रीज करेगा क्योंकि एक ही फ्लोरीन है। यहाँ पर 2 बार इंक्रीज करेगा क्योंकि 2 फ्लोरीन है। यहाँ पर 3 बार परसेंटेज एस कैरेक्टर 3 बार इंक्रीज करेगा क्योंकि 3 फ्लोरीन है। फ्लोरीन की नंबर ऑफ फ्लोरीन बढ़ते जा रहे हैं तो कार्बन पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। सभी में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट लास्ट वाले में कार्बन पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन अपने पास परसेंटेज एस कैरेक्टर रखना नहीं चाहता, वो कार्बन को दे देगा। तो लास्ट वाला कार्बन सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला होगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीजिंग हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ सर। बोलो। सर इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम नहीं होगा फिर तो तुम वैसे ही बता दोगे ना परसेंटेज कैरेक्टर, एक में sp2 है एक में sp3 है, फिर तो मतलब ही क्या है ना? देखो हमारी कंडीशन इतनी सी है, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बॉन्डेड एटम सेम और बॉन्ड ऑर्डर आल्सो सेम। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेट मेथड, जिसको इफेक्ट नंबर ई में डाल देते हैं हम लोग, इसका ऑल्टरनेट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑल्टरनेट मेथड है ये, जो तुम्हें बड़ा पसंद आएगा। हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। एप्लीकेबल वही सेम कंडीशन, क्योंकि ऊपर वाली डी का अल्टरनेट मेथड है। हम लोग बोलेंगे एप्लीकेबल ओनली व्हेन बॉन्डेड एटम्स आर सेम एंड बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो सेम। अगेन सेम एग्जांपल, क्योंकि अल्टरनेट मेथड यूज करें तो सेम एग्जांपल पर यूज करें। SO2 और SO3, इसमें हमें बताना है सल्फर एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो बताओ, बॉन्ड लेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो दोनों में सल्फर का। पहले वाले में क्या आ रहा है? +4 +4। दूसरे वाले में +6 तो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसमें बॉन्ड लेंथ छोटी, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी किसमें होगी? SO2 में। देखो ऊपर भी हमने यही करा था, बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा बड़ी बताई थी? ये देखो SO2 में ही बड़ी बताई थी। बोलो। यस सर। तो अल्टरनेट मेथड ज्यादा पसंद आता है, मैं सच बोल रहा था, ऐसा ही है।
ये वाला मेथड ज्यादा इजी था ना। हाँ सर। देखो भले ही ये वाला मेथड ज्यादा इजी हो, बट हमें दोनों मेथड आने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा यूजफुल होते हैं ये कॉन्सेप्चुअल बातें। एग्जाम्पल नंबर 2 सेम वही, CH4 CH3F CH2F2 CHF3। अब वही अगेन सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, बताओ सभी में क्या आ रहा है। -4, -3 हाँ -2 और -1। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा दिमाग लगा दिया। -4 -2 0 और +2 ऐसा आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का अच्छे से निकाल के देखो वापस से। निकाल लिया क्या? सही निकाला ना मैंने? हाँ सर। हाँ सर। अब लेफ्ट टू राइट जा रहे तो ऑक्सीडेशन नंबर मेरा बढ़ रहा है, -4 से +2 तक चला गया, बढ़ रहा ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब मेरा बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। समझ गए? कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए F लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस यहां नजर नहीं आएगी, बट ऑर्गेनिक में बहुत दिखेगी इसकी इंपॉर्टेंस। क्या? आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट से भी हमारी बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है। कैसे? देखो मैंने जितने भी बॉन्ड लेंथ के जितने भी पैरामीटर है ना, कि किस किस पैरामीटर से हमारी बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है, मैंने सारे करवा दिए हैं, जो कहीं पे भी काम आ सकते हैं, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, यहाँ वहां कहीं भी, सबको मैंने एक जगह समराइज करवा दिया है। ठीक है। अब आइसोटोपिक इफेक्ट क्या बोलता है? ये बोलता है, इसमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, हैवियर द आइसोटोप शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। आइसोटोप जितना हैवी होगा हमारा बॉन्ड उतना ही छोटा बनेगा। जैसे सपोज करो मैं बोलूं कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ और कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा? कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि ड्यूटेरियम हैवी है इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया। ऐसे अगर मैं बोलूं कार्बन 12 और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ, कार्बन 14 और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ किसका बड़ा होगा? कार्बन 12। कार्बन 12 और हाइड्रोजन। आइसोटोप जितना हैवी होता जाएगा उसका बॉन्ड उतना ही छोटा और स्ट्रांग होता जाएगा। क्लियर है इतना? यस सर। तो देखो हमने बॉन्ड पैरामीटर में पहला पैरामीटर जो था वो हमारा पढ़ लिया है। पहला पैरामीटर जो बॉन्ड लेंथ था उसके जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर थे हमने पढ़ लिए। दूसरा पैरामीटर क्या है? दूसरा पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या बोलता है देखो। बॉन्ड एंगल में पहला अफेक्टिंग फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन से तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल अफेक्ट होता ही है। इसमें कंडीशन क्या है? व्हेन लोन पेयर इज एब्सेंट। लोन पेयर एब्सेंट हो तभी लगाएंगे, अदरवाइज लोन पेयर आ गया तो बॉन्ड एंगल के साथ छेड़छाड़ करता है। हम बोलते हैं डायरेक्टली क्या, बॉन्ड एंगल है ना, इसको फ्यूचर में मैं BA लिखूंगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जब हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो तभी लगाते हैं हम लोग। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक sp2 होता है, एक sp3 होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना कितना है इनमें? 50। ठीक है, इसमें कितना है? 33.33, लास्ट वाले में 25, ऐसा ही है। अब देखो जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा उसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसमें हमें पता है ये 180 डिग्री होता है, इसमें 120 डिग्री होता है, और लास्ट वाले में 109 डिग्री 28 मिनट होता है।
जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता जाएगा हमारा बॉन्ड एंगल भी कम होगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। सेकेंड अफेक्टिंग फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर वाला फंडा कब लगाएंगे? जब क्या हो? व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तब नंबर ऑफ लोन पेयर वाला फंडा आजमाया जाएगा। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तब लोन पेयर। तो मुझे बताओ लोन पेयर का नंबर बढ़ने से बॉन्ड एंगल के साथ क्या होगा? बॉन्ड एंगल के साथ क्या होगा अगर लोन पेयर का नंबर बढ़ जाएगा तो, और हाइब्रिडाइजेशन सेम है? बढ़ेगा। अबे बॉन्ड एंगल कम होता है ना, लोन पेयर का कम नंबर होगा, कम बढ़ता होगा। जाता है। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर हमारा रिपल्शन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लो CH4 है, एक NH3 है और एक H2O है, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3। बट हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आएगा? ऐसा आएगा, बताओ। हाँ सर। और अगर हम लोग एग्जैक्ट देखें, एग्जैक्टली चाहे तो वो भी देख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, क्योंकि पॉपुलर है ये। इसका 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, इसका थोड़ा कम होगा क्योंकि एक लोन पेयर आया है तो 107 डिग्री के आसपास चला जाता है, इसका और कम होगा तो 104.5 डिग्री के आसपास चला जाता है। चलिए नेक्स्ट एक पेपर ऐड कर लेता हूँ, 2-3, टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा है खत्म। नेक्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर C, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इससे भी फर्क पड़ेगा किस पर? हमारे बॉन्ड एंगल पर। अब देखो बाकी सारी चीजें सेम रहनी चाहिए। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर फर्क देख रहे हैं तो बाकी चीजें सेम होनी चाहिए, लाइक हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, टर्मिनल एटम सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो, बस सेंट्रल एटम ही अलग हो। तो हम बोलेंगे क्या? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? लाइक जैसे मान लीजिए दो शेप है ना, फॉर एग्जांपल ऐसा है, एक तो है नाइट्रोजन, उसके ऊपर लोन पेयर Cl Cl Cl, एक है फास्फोरस, उसके ऊपर लोन पेयर Cl Cl Cl। यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस को छोड़कर बाकी सारी चीजें सेम है, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर, टर्मिनल एटम, सब। बोलो। हाँ सर। यस सर। अब देखो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। अब नाइट्रोजन और Cl में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्टेड रहेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये रहेंगे, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड रहेंगे। फास्फोरस और क्लोरीन में वो किसकी तरफ शिफ्टेड रहेंगे? फास्फोरस क्लोरीन की तरफ। अब मुझे बताओ बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन कहां हो रहा है, पहले वाले केस में या दूसरे वाले केस में? पहले वाले। क्यों? ज्यादा। देखो तुम्हें देखने से लग रहा होगा ना, पहले वाले केस में वो ज्यादा क्लोज आ गए हैं, दूसरे वाले केस में वो दूर चले गए हैं। यस सर। तो अब वो क्लोज आ गए हैं पहले वाले केस में, तो बताओ बॉन्ड एंगल ज्यादा किसमें होगा? पहले वाले केस में बॉन्ड पेयर्स पास आ गए तो रिपेल करेंगे ज्यादा, या दूसरे वाले केस में दूर चले गए तो रिपेल कर रहे हैं कम, तो किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ? पहले वाले केस में ज्यादा हुआ ना, हाँ सर। क्योंकि ये पास पास आ गए हैं तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ऐसे दूर भेजेंगे तो बॉन्ड एंगल हमारा हमारा बढ़ेगा। बोलो। हाँ सर। सेम इसी जैसा ही फंडा एक और है जिसको पॉइंट डी नाम देकर हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे मान लो सेम है,
सब कुछ सेम है, बस टर्मिनल एटम ही अलग करे हैं मैंने। अब देखो क्या होगा, पहले वाले केस में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्टेड रहेंगे? फ्लोरीन, दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन, तो बॉन्ड एंगल किधर ज्यादा होगा, किधर बॉन्ड पेयर्स में ज्यादा रिपल्शन है? सेकेंड केस सेकंड वाले में। तो ऐसा होगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, बोलो। तो हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टर्मिनल एटम की जितनी कम होगी बॉन्ड एंगल मेरा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो फिर एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं स्टार मार्क करके यहाँ पर, है ना। पॉइंट क्या है, इसी डी वाले के रिगार्डिंग ये क्या, दिस इज एप्लीकेबल only when there is no steric crowding between terminal atoms। steric crowding का मतलब समझते हो? if there is a steric crowding then bond angle is decided by size of terminal atom। कैसे डिसाइड होगा? हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम। मेरी बात समझ आई मैंने क्या लिखा? अच्छा पहले तो बताओ स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब क्या होता है? स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब होता है जब एटम अपने साइज की वजह से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले तो उसको स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं। जैसे मान लो लोकल के अंदर है ना, चार मोटे मोटे लोग एकदम घुस गए, मोटे मोटे लगभग 150 को लेके, तो वो वहां पर एक स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट कर देंगे। चार लोग ही है बट अपनी तरफ से चार लोग ही क्राउड क्रिएट कर देंगे ज्यादा, क्योंकि उनका साइज बड़ा है ना। हाँ सर। Yes, इसलिए sir. तो इस चीज को हम स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं। केमिस्ट्री में ये वर्ड बहुत यूज होगा, ऑर्गेनिक में तो स्पेशली। इसको हम लोग दो तरह से बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग भी बोलते हैं। मैंने क्राउडिंग यहाँ जानबूझ के लिखा है ताकि तुम थोड़ा क्राउडिंग वर्ड से फेमिलियर हो। क्राउड हो गया, क्राउड आ गया यहाँ पर, क्राउड का मतलब भीड़ भाड़ हो गई बहुत ज्यादा। स्टेरिक क्राउडिंग मतलब जब एटम अपने साइज की वजह से एक क्राउड क्रिएट करते हैं, मतलब वो खुद अकेला इतना बड़ा है कि वो एक पूरा एकदम भीड़ भाड़ जैसा माहौल बना दिया उसने, है ना। तो सेम वैसा ही है, अगर एटम का साइज छोटा है तो हम ऊपर वाला रूल लगाएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला। एटम का साइज बड़ा है तो साइज से जाएंगे, मतलब कैसा, ऐसा। एग्जांपल नंबर 1, जैसे एक तो है H2 और एक है OF2। अब फ्लोरीन भी बेचारा छोटा, हाइड्रोजन भी बेचारा छोटा, तो स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स यहाँ पर होंगे ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पर होंगे फ्लोरीन की साइड, तो बॉन्ड एंगल किसमें ज्यादा होगा? बोलो। H2O। H2O में मेरा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, है ना। अब मेरे साइज बड़े बड़े आ गए, मतलब टर्मिनल एटम बड़े बड़े साइज के आ गए। टर्मिनल एटम कैसे आ गए? बड़े बड़े साइज के, मतलब OI आयोडीन बड़ा बड़ा, ब्रोमीन भी बड़ा बड़ा। अगर क्राउडिंग वाले एटम आ गए तो फिर साइज से जाएंगे। साइज किसका बड़ा है? आयोडीन। बॉन्ड आयोडीन, एंगल किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? फर्स्ट। फर्स्ट वाले का, क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा है कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो साइज ऑफ टर्मिनल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर बड़े लोग आते हैं टर्मिनल एटम में तो साइज से जाओ, छोटे लोग आते हैं तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल फॉलो करो। समझ में आती है बात? यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्या है? होमवर्क ऐसा सच कुछ नहीं है, बस जो आज थ्योरी में पढ़ा है ना वो पढ़ के आना, है ना। नेक्स्ट क्लास हमारी कल ही है तो वो काम आएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है फिर।